अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तौसीफ़ अज़हर। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी पर, क्योंकि काफ़ी लोग हेपेटाइटिस सी पर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हेपेटाइटिस सी की बात करें। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस सी, जैसे मैंने आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में बताया था कि हेपेटाइटिस बी में 400 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी में 200 मिलियन लोग शिकार हैं। तो दुनिया में ओवरऑल इसकी तादाद कम है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सी कम है, बी ज़्यादा है। लेकिन साउथ एशिया या इंडो पाक में मोस्टली हेपेटाइटिस सी ज़्यादा है और बी कम है। तो इस साइड पे, हमारी साइड पे हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादातर हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं और इस वजह से हेपेटाइटिस सी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है ये एक आरएनए वायरस है। इसके बारे में ये है कि जी इसकी 4 टाइप, मेन कॉमन 4 टाइप है। इसके अलावा वैसे 6 से 8 टाइप्स बताई जाती हैं, लेकिन 4 कॉमन टाइप हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 और टाइप 4 जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या गल्फ़ कंट्रीज़ में कॉमन है। टाइप 2 और टाइप 3 जो है वो ये पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, इस साइड पे टाइप 2 और टाइप 3 है। इन टाइप्स का फ़ायदा ये होता है कि इन टाइप्स के ऊपर जो है ना मेडिसिन का फ़र्क है, लेकिन अब कुछ ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जो चारों टाइप्स को ट्रीट करती हैं। तो इसलिए इन टाइपिंग का अब इतना ज़्यादा जो है ना वो रोल नहीं रहा जितना पहले इस ज़माने में इसका रोल होता था, क्योंकि हर टाइप की अपनी एक अलग ट्रीटमेंट होती थी और एक तरीका। अच्छा जी, हेपेटाइटिस सी का बेसिकली, जैसे मैं आपको पहले बाकी हेपेटाइटिस का बताया था कि एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, या फिर उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बाद जो पेशेंट है वो जिगर सिकुड़ जाता है और उसके बाद सिरोसिस में चला जाता है, उसके बाद उसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस सी में भी यही होता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी में एक्यूट हेपेटाइटिस के चांसेस बहुत थोड़े हैं। 10% के करीब कहते हैं कि हेपेटाइटिस सी में एक्यूट हेपेटाइटिस के चांसेस होते हैं, जिसमें जो है ना फ़ौरन जिगर की सोजिश होती है, जिगर के एंजाइम्स जो हैं वो LFTs जो है ALT वो बढ़ जाता है और PCR जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। PCR मोस्टली जो है 7 से 21 दिन के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, और जो ALT वगैरह हैं, जो जिगर के एंजाइम्स हैं, वो 4 से 12 हफ्ते लगते हैं उनको पॉजिटिव होने में। तो इसलिए उनका टेस्ट शुरू में कराने में कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एक्यूट हेपेटाइटिस में, जैसे पता, नाम से पता है कि फ़ौरन हो जाता है, यकदम जिगर की सोजिश होती है, तो इसमें ALT और ये थाउजेंड्स में चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मज़े की बात यह है कि हेपेटाइटिस सी में कि एक्यूट हेपेटाइटिस बहुत थोड़े लोगों में, तो 10%, लेकिन जिन लोगों में एक्यूट हेपेटाइटिस होता है उनमें रिकवरी के चांसेस 90% से ऊपर होते हैं। तो इसमें हेपेटाइटिस सी रिकवर कर जाता है और अपने आप नेगेटिव हो जाता है। तो ये एक खुशाइन बात है उन लोगों के लिए जो इनको एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है हेपेटाइटिस सी से, उनमें हेपेटाइटिस सी की रिकवरी के चांसेस होते हैं। बट मोस्टली 90% केसेज में ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जिसको कहते हैं कि 6 महीने से ऊपर तक सोजिश मेंटेन रहती है, और ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चला जाता है। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बाद जिगर के अंदर जब लंबा अर्सा तक रहता है तो सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं, और इस केसेस में हेपेटाइटिस सी में 25% से 30% चांस होता है कि पेशेंट जो है वो सिरोसिस में चला जाएगा, यानी कि जिगर की जो सिकुड़ने की हालत में चला जाएगा। और जो लोग जिगर सिकुड़ने की हालत में चले जाते हैं उनमें से 1 to 3% तक लोग जो होते हैं उनको हर साल कैंसर होने के चांसेस, जिसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, वो है। इसलिए हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट मौजूद है। और जैसे हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको बताया था कि हेपेटाइटिस बी में तकरीबन हमें सारी ज़िंदगी के लिए ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, लेकिन इसमें हम ट्रीटमेंट सिर्फ 3 महीने की ट्रीटमेंट, वो कुछ टाइप्स में 2 महीने की ट्रीटमेंट भी है, लेकिन जो पाकिस्तान में टाइप कॉमन है 3, इसमें 3 महीने की ट्रीटमेंट देने से हेपेटाइटिस सी को जो है हम ख़त्म कर सकते हैं, और इस तरह ये सारी कॉम्प्लिकेशन से और ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसका पूरा कोर्स, हर चीज़ क्या होती है। प्रेजेंट कैसे करता है? प्रेजेंट ऐसे ही है जैसे मैं आपको बताया था कि एक्यूट हेपेटाइटिस जो है उसमें बुखार के साथ जिस्म दर्द, थकावट, दिल ख़राब, उल्टियाँ, अगर ये जिगर में चला जाए, सोजिश कर दे, जिगर के एंजाइम बढ़ने लग जाते हैं, पेशेंट का पीलापन, ये एक्यूट हेपेटाइटिस में। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में यही होता है कि जी इसमें जिस्म में दर्दें, थकावट, फटीग वगैरह रहेगी उसको। उसके बाद अगर ज़्यादा अरसे तक लंबा चलेगा तो जिगर सिकुड़ जाता है। जिगर सिकुड़ने की सूरत में जो है उसमें तिल्ली का साइज़ बड़ा हो जाता है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर पेट में पानी पड़ सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, बंदे को खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, जो कि जिगर के जो खुराक की नाली है, खुराक की नाली के अंदर की जो खून की नालियाँ हैं वो सूज जाती हैं, वो उन्हें वेरिसेस कहते हैं, वो फटती हैं तो खून निकलता है, उसके बाद खून की उल्टियाँ होती हैं। उससे आप लाल रंग का खून की उल्टियाँ भी आ सकती हैं या काले रंग के पखाने भी आ सकते हैं। तो ये होता है जी क्रॉनिक हेपेटाइटिस में और सिरोसिस ऑफ लिवर के जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है।
अब आ जाएं जी कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। इसको डायग्नोज इस तरह किया जाता है कि खून के टेस्ट किए जाते हैं, जो कि जिगर के टेस्ट है। एक तो नॉर्मली CBC, LFTs वगैरह, INR वगैरह वो करेंगे अगर तो जिगर सुकर चुका है तो ये सब चीज़ें जो है वो डिरेंज होंगी या उल्टी पुल्टी हुई होंगी। तो उसके बाद जो असल चीज़ है वो anti-HCV एंटीबॉडीज़ हैं वो करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आए तो हम PCR की तरफ जाते हैं। PCR पॉजिटिव आए और अगर पेशेंट का कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो जिगर नॉर्मल है तो ऐसे पेशेंट में ट्रीटमेंट करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 3 महीने की ट्रीटमेंट करेंगे, उससे जिगर का वायरस मर जाएगा और इस तरह ये जिगर इसका आगे जो है मोस्ट लाइकली इसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस में जाने में और उसके अलावा कैंसर होने में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ख़त्म नहीं होते लेकिन कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस C के मरने से। उसके बाद हेपेटाइटिस C की ट्रांसमिशन कैसे होती है। हेपेटाइटिस C की ट्रांसमिशन भी वैसे ही होती है जैसे हेपेटाइटिस B की होती है। जैसे मैं आपको बताई थी कि 3 तरीके हैं। एक तो ये कि जी खून से ट्रांसमिशन होती है जिसे हम ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ट्रांसमिशन। उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के ज़रिए से, उसके अलावा आपने किसी का सिरिंजेस वगैरह इस्तेमाल कर ली और उसके अलावा जो है आपने ये जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं एक दूसरे की सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं, या खुदा ना खास्ता डेंटल प्रोसीजर में अगर उन्होंने डेंटिस्ट ने उसको स्टेरलाइज नहीं किया हुआ या सर्जरी के दौरान इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज नहीं है तो इन चीज़ों से ट्रांसमिशन जो है वो हो सकती है। दूसरी ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है जिसमें आपको बताया था कि अज़वाजी ताल्लुकात के ज़रिए से ट्रांसमिशन, लेकिन इसके चांसेस बहुत थोड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस B। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे में। माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन भी इसमें हेपेटाइटिस B की निस्बत बहुत थोड़े हैं, तो इसमें ओवरऑल ट्रांसमिशन जो है उसके चांसेस हेपेटाइटिस B से थोड़े हैं, इसलिए इसकी दुनिया में इसकी तादाद कम है एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस B के। इसके अलावा एक हम कहते हैं अननोन हेपेटाइटिस B सोर्स, कि इसमें कई दफ़ा 1/3 या 1/4 मरीजों में नहीं पता चलता कि इनमें से कोई चीज़ नहीं मिलती, ना आपको ब्लड की कोई चीज़ मिलेगी, ना सेक्सुअली कोई चीज़ मिलेगी, ना वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे वाली। तो इन केसेस में 1/3 केसेस में 1/4 केसेस में कई दफ़ा हमें सोर्स नहीं भी मिलता है। अच्छा, जिसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं आपको बताया कि अपनी वीडियोस में ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं करता, उसके लिए आपको डॉक्टर से रजू करना पड़ेगा, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहले इंजेक्शन की फॉर्म में थी जिसमें हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगता था, 6 महीने से साल के दौरान इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब गोली के फॉर्म में ट्रीटमेंट आ गई है। उसमें देखना चाहिए सुकड़ा गया कि नहीं सुकड़ गया। अगर सुकड़ गया है तो उसमें 2 किस्म की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, अगर नहीं सुकड़ा तो उसमें एक ही गोली है जिसमें 2 दवाइयाँ हैं वो देते हैं, और उससे 3 महीने देने के बाद हम PCR कराते हैं। अगर वो नेगेटिव होने के चांसेस, पहले जो इंजेक्शन था उसमें 60 से 80% चांसेस थे नेगेटिव होने के, अब माशाल्लाह से गोलियों के साथ चांसेस 90% से भी ज़्यादा हैं नेगेटिव होने के। तो इसलिए ट्रीटमेंट बहुत प्रिवेंशन जैसे हेपेटाइटिस B में मैंने आपको बताया था कि जी उसमें वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस C की कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस C की वैक्सीन दुनिया में मौजूद नहीं, ना ही ईजाद हुई, ना ही अभी तक ईजाद हो सकी है। तो इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता, इससे यानी कि वैक्सीन लेके को बचा जा सकता है। इससे बचने का तरीका यही है कि अपने आप को खून जो है वो जो लगवाया जाए उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आप जहाँ से कहीं भी जाएँ स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कराएँ, सर्जरी कराएँ, डेंटिस्ट के पास जाएँ। इसके अलावा बार्बर के पास जाते हैं तो अपने ये ब्लेड वगैरह ये न्यू अपने सामने इस्तेमाल कराएं। तो इसके अलावा जो है ये सब एहतियाती तदाबीर जो हैं ट्रांसमिशन के ऊपर ही हैं, लेकिन कोई ऐसे हिफाजती टीके मौजूद नहीं जिससे हेपेटाइटिस C से बचा जा सके। उम्मीद है आपको हेपेटाइटिस C के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस और ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों के साथ, ताकि लोगों को मेरी इन वीडियोस से फ़ायदा हो सके। मेरा मकसद सिर्फ आम आदमी की एजुकेशन करना है, ताकि उसे अपनी बीमारियों के मुतालिक पता चल सके कि बीमारी होती क्या है। इलाज करना मेरा मकसद नहीं है। इलाज आप अपने डॉक्टर से रजू करें और उन्हीं से करवाएं, ताकि आपको जो है प्रॉपर एक अंडर स्क्रीनिंग और अंडर मॉनिटरिंग आपका इलाज हो सके, क्योंकि इस तरह इलाज कराना ख़तरनाक हो सकता है। अपने तौर पे इलाज किसी भी चीज़ का शुरू नहीं करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।